हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम अचीवर। उम्मीद करते हैं आप अपने एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यहाँ पर हम हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी साहित्य के आदिकाल की जो लेखन परंपरा है उसके बारे में, जॉर्ज ग्रियर्सन के बारे में फुल डिटेल से, गारशा तासी के बारे में फुल डिटेल से और नामकरण से रिलेटेड जो भी विवाद थे उनके बारे में बता दिया है। ये हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में पढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्लीज़ कंटिन्यू करते हैं। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो अब हम करेंगे हिंदी साहित्य का आदिकाल। ठीक है, इसमें आदिकाल के बारे में परिचय दिया है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसका समय संवत 1050 से 1375 तक माना है। आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है कि इसके समय सीमा जो रामचंद्र शुक्ल ने इसकी समय सीमा क्या माना है, 1050 से 1075 तक मान जाता है। देखने में इजी लगते हैं क्वेश्चन, बट कई बार एग्जाम में ये एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद है इसके प्रमुख नामकरण, ये मैं आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ। जो रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथात्मक काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था, राम कुमार वर्मा ने चारण काल कहा था, हम महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा था। और क्यों कहा था ये भी मैं बहुत अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में करवा चुकी हूँ कि रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल क्यों कहा था, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल क्यों कहा था, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इसको चारण काल क्यों कहा था, वो लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से करवा चुकी हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको समझ में भी आ गया होगा। अब है इसकी प्रमुख आदिकाल की प्रमुख विशेषताएं और प्रवृत्तियां। किसी भी सब्जेक्ट में हमें सबसे पहले उसके बारे में कारण पता होना चाहिए। जो जैसे हम चाहे किसी भी सब्जेक्ट के टीचर हो, यहाँ पर हम आदिकाल की विशेषताएं के बारे में और उस समय की क्या प्रवृत्तियां थी उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आदिकाल में क्या विशेषता थी? सबसे पहले युद्धों का संजीव वर्णन। कवियों ने युद्ध के मैदानों को आंखों देखा हाल लिखा है, जिसमें संजीव व उत्साह झलकता है। और दूसरी विशेषता क्या थी? वीर व श्रृंगार रस। इस काल में एक तरफ शौर्य वीरता का वर्ण है, दूसरी तरफ प्रेम और सौंदर्य श्रृंगार का अद्भुत संगम है। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। कवि अपने आश्रयदाता को प्रसन्न करने के लिए उनकी वीरता को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि उस समय जो कवि थे ना, जो राज दरबार कवि थे, वो अपने राजा की प्रशंसा करना अपना कर्तव्य मानते थे और उनकी वीरता के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करते थे। ठीक है, उसके बाद जो आदिकाल है इसमें ना राष्ट्रीयता का अभाव है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों है इसमें अभाव? क्योंकि उस समय पूर्ण भारत की बजाय जो राज्य थे ना, छोटे छोटे राज्यों में बटे हुए थे। क्योंकि जो हमारा आदिकाल है इसका समय सीमा 1000 से 1375 के बीच में है। उस समय हमारे देश में आक्रमण हो रहे थे, जैसे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवीद के द्वारा आक्रमण किए जा रहे थे और सभी हमारे भारत का जो भारत देश है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और सभी राजा अपने राज्य की सुरक्षा करना ही अपना परम कर्तव्य मानते थे। तो इसलिए इसमें राष्ट्रीयता का अभाव था। ये पॉइंट आपको याद करने बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐतिहासिकता में कल्पना। उस समय ऐतिहासिकता की अभाव था। जो रचनाएं हैं उनमें ऐतिहासिकता का अभाव, ऐतिहासिकता तो थी पर कल्पना ज्यादा थी। और जैसे उस समय में पृथ्वीराज रासो रचना लिखी गई। इसके पात्र तो ऐतिहासिक थे पर जो घटनाएं हैं वो काल्पनिक थी। इसलिए पृथ्वीराज रासो को रामचंद्र शुक्ल ने बहुत बड़ा ग्रंथ माना है और जाली ग्रंथ भी माना है। और रामचंद्र शुक्ल पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक भी मानते हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग आपको ये भी पता होना चाहिए। जो आदिकाल है उसमें कौन सी भाषा शैली थी? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। वीर रस के लिए डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता था। जो डिंगल भाषा है वो कठोर होती थी और श्रृंगार परक रचनाएं जो लिखी जाती थी, मतलब किसी नारी की सुंदरता के ऊपर जो भी रचना लिखी जाती थी उसमें पिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। पिंगल भाषा होती है वो कोमल होती है, का प्रयोग होता है। प्लीज आप इस पॉइंट को अच्छे से करना। मैं आपको नेक्स्ट टाइम डिंगल भाषा किन दो भाषाओं के मेल से बनती है और पिंगल भाषा किन दो भाषाओं के मेल से बनती है वो जरूर करवाऊंगी। और ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आगे आ जाते हैं प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं हैं यहाँ पर, जो आप सभी जानते होंगे। चंद्रबरदाई की क्या रचना? चंद्रबरदाई उन्होंने उनकी प्रमुख रचना कौन सी थी? पृथ्वीराज रासो थी, हिंदी का पहला महाकाव्य। और किसने माना? रामचंद्र शुक्ल ने इसको हिंदी का पहला महाकाव्य माना है। और मिश्र बंधुओं ने भी इसे हिंदी का पहला महाकाव्य माना है और चंद्रबरदाई को पहला कवि माना है।
और नरपति नलह इसने कौन सा ग्रंथ लिखा था? बिशलदेव रासो लिखा था। और ये अभी जो एग्जाम रिटन एग्जाम हुआ है ये मार्च KVS, उसमें ये क्वेश्चन पूछा भी था। जगनीक मतलब ये पूछा था बिशलदेव रासो के रचयिता कौन है? जगनीक भी पूछा था। जगनीक इसके रचयिता कौन है? प्रमाल रासो। और जो बिशलदेव रासो है वो विरह काव्य है और श्रृंगार प्रदान है। HTET में ये क्वेश्चन एज इट इज पूछा था। जो बिशलदेव रासो है वो वीर काव्य है या श्रृंगार प्रदान है? तो आपको याद रखना है श्रृंगार प्रदान है। और विद्यापति इंपॉर्टेंट कवि हैं आदिकाल के, इनकी रचनाएं हमें सभी याद करनी है। यहाँ पर 2 दी हैं, आगे हम सभी करेंगे। पदावली और कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पुरुष परीक्षा, ये सभी हैं, हम इन सभी को करेंगे। ये भक्ति और श्रृंगार और मैथिली भाषा के कवि थे। मैथिली भाषा मैंने पदावली लिखी है। तो आगे ये नेक्स्ट टाइम में नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें आपको अच्छे से करवाऊंगी। अमीर खुसरो अपनी पहेलियों, मुकरियों और जो अपने वो लिखते थे कवालियों की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। इन्हें खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। यदि आपसे कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो हिंदी के प्रथम खड़ी बोली के कवि कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। और एक KVS के इंटरव्यू में मुझसे एज इट इज क्वेश्चन पूछा भी गया था। और आपको जो इसकी अमीर खुसरो है, इसकी पहेलियाँ, इसकी पंक्तियाँ हमें याद भी होनी चाहिए। जो इसने वो लिखी थी, क्या बोलते हैं वो पहेलियाँ थी वो, हाँ जो पहेलियाँ थी वो याद भी होनी चाहिए, जो जो इम्पोर्टेंट है, पेपर में एज इट इज पूछ ली जाती हैं। तो उसके बाद है हमारा हिंदी साहित्य में रासो काव्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रासो काव्य से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको इजी लैंग्वेज में लेके आई हूँ। आपको एक बार में ही अच्छे से याद हो जाएंगे, बट मैं 100% आपको कह नहीं सकती कि भी एक बार में 100% हो जाएंगे। मैं तो आपको 60-70% कहती हूँ याद हो जाएंगे। 100% आपको जब होंगे जब इस वीडियो को आप बार बार रिविजन करोगे। कोई भी चीज़ है जब हम उसको बार बार करते हैं हमें तभी याद होती है ना। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले परिचय पढ़ेंगे रासो काव्य के बारे में। आदिकाल में चारण कवियों द्वारा अपने आश्रयदाताओं, राजाओं की वीरता और प्रेम का जो वर्णन किया गया है उसे रासो काव्य कहते हैं। ये ग्रंथ आदिकाल की सबसे गौरवशाली परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। रासो काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, रासो काव्य की जो प्रवृत्तियां है ना वही आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, दोनों सेम मिलेंगी आपको। देखो वहां पर भी युद्धों का जीवंत वर्णन था और यहाँ पर भी युद्धों का संजीव वर्णन है। वहां भी वीर और श्रृंगार रस का समन्वय था, यहाँ पर भी है। यहाँ पर भी आश्रयदाताओं की प्रशंसा अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा की गई है। तो रासो काव्य के रचयिता केवल कवि नहीं थे बल्कि योद्धा भी थे। उन्होंने युद्ध के मैदान में आंखों देखा हाल लिखा है। मैं आपको इसलिए थोड़ा स्पीड में करवाऊंगी क्योंकि आदिकाल और दोनों की विशेषताएं सेम है। वर्ण इतना यथार्थ होता है, वास्तविक है कि पाठक को युद्ध का दृश्य अपनी आंखों के सामने घटित होता प्रतीत होता है। इन्होंने जो रचनाएं लिखी थी ना युद्ध के बारे में, जब भी उनको कोई भी पाठक पढ़ता है ना ऐसे लगता है वो युद्ध की घटना इनकी आंखों के सामने अभी घटित हो रही हो। तो वीर और श्रृंगार रस का अद्भुत समन्वय। इन ग्रंथों में वीरता के साथ साथ सौंदर्य और प्रेम रस का भी सुंदर चित्रण किया गया है। जहां युद्धों में तलवारों की खनक है वहीं राजमहलों में राजकुमारियों के विरह और सौंदर्य का कोमल वर्णन भी है। मतलब विरह का मतलब जो भी बिशलदेव रासो विरह काव्य है ना, तो यहाँ पर उसकी इसकी बात की जा रही है। आश्रयदाताओं की अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा, ये तो इनका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट काम ही इनका यही था। जो आदिकाल के कवि थे, राजदरबारी कवि, वो अपने आश्रयदाता की मतलब युद्ध वीरता के बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते थे। कवियों ने अपने राजा को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा बताया। राजा की वीरता और उनके द्वारा जीते गए युद्धों का वर्णन बहुत बड़ा चढ़ा कर किया। अतिशोक्तिपूर्ण मतलब होता है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करना। ये आ गया यहाँ पर जो मैंने आपको बोला था ना डिंगल और पिंगल के बारे में, आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इस पॉइंट के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो यहाँ पर डिंगल भाषा है, अब इसके अंदर भी अप्रभंश भाषा है और इसमें भी अप्रभंश है। बट डिंगल के अंदर राजस्थानी का मेल है, राजस्थानी और अप्रभंश का, और पिंगल है इसके अंदर ब्रजभाषा और अप्रभंश का मेल है। अब आप इन दोनों को याद रखना है। पिंगल में क्या है? ब्रजभाषा, और डिंगल में क्या है? राजस्थानी और अप्रभंश भाषा। मतलब मैंने एक बार एग्जाम दिया था, वहां पर डिंगल का पूछा गया था किन 2 भाषाओं के मेल से बना है? राजस्थानी और अप्रभंश भाषा। ठीक है, आपको देखने में इजी लग रहा है बट ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों, आपको ये अच्छे से कर लेने हैं। ठीक है,
ऐतिहासिकता और कल्पना का मेल। मैंने आपको जैसे पहले ही बताया है कि इस समय इनमें रासो काव्य में इतिहास के प्रसिद्ध पात्र तो हैं, लेकिन उनके जीवन और घटनाओं और तिथियों की ऐतिहासिक कम और कल्पना अधिक। जो इन्होंने उस समय के कवि थे, उन्होंने ना जो अपने रचनाएं की हिंदी साहित्य की, तो उन्होंने अपनी रचनाओं में ना ऐतिहासिक पात्र तो लिए थे, पर उनकी कल्पना मतलब अतिशोक्तिपूर्ण कल्पना की गई है, मतलब उनके बारे में वास्तविक जानकारी हमें नहीं मिलती। ठीक है, तो अब आ जाते हैं प्रमुख रासो ग्रंथ और रचयिता। यहाँ पर जो हमारे रासो ग्रंथ है उनके बारे में दिया गया है। ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ। जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई हिंदी का प्रथम महाकवि, बिसलदेव रासो जगनीक, परमाल रासो बिसलदेव रासो नरपति। और आप ऐसे भी याद रख सकते हैं बिसलदेव रासो को के नरपति हैं। जैसे बिसलदेव रासो है ना, वो राजा थे, और वो नरपति वो पति थे नागमती राजमती के, और वो इनको छोड़ के चले गए थे उड़ीसा में। तो पति छोड़ के चले गए थे कौन? बिसलदेव। ऐसे कोरिलेट करके याद कर लिया करो तो वो हमें इजिली याद हो जाते हैं। ठीक है, प्रमाल रासो जगनिक, ये आए थे एग्जाम में अभी क्वेश्चन ये दोनों। तो प्रमाल को मैंने ऐसे किया है, जैसे एक मूवी आई थी ना पीके, मैंने इसको ऐसे याद कर रखा है पीजे, और मैं इसको बोलती भी नहीं हूँ। पी से प्रमाल, जे से जगनीक। ठीक है, तो आप कैसे भी कोरिलेट करके कर लेना। आप अपने माइंड के अंदर ट्रिक बना के किया करो, कभी आपको रचना याद भूलोगे नहीं, क्योंकि रचनाओं को याद कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसके लिए कोई मैथ का फॉर्मूला तो है नहीं कि हम याद कर लेंगे। तो इतनी सारे उपन्यास, रचना, यात्रा वृत्तांत को करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि कोई ना कोई ट्रिक लगा के कर लो। खुमान रासो दलपति, खुमान रासो दलपति मैंने तो ऐसे कर रखा है, जैसे पहला वर्ड के एच है और उसके सामने डी लिख दिया। ठीक है, तो मैं कभी नहीं बोलती के एच डी, तो दलपति है। ठीक है, आगे हमारा है रासो काव्य के प्रमुख ग्रंथ के बारे में विस्तृत विवरण। जितने भी मैंने आपको रासो काव्य के ग्रंथ कराए हैं, बिसलदेव रासो और प्रमाल रासो और खुमान रासो, तो इन सब के बारे में डिटेल से यहाँ पर बताया गया, क्योंकि कई बार ना एग्जाम के अंदर जो रासो ग्रंथ है उनके अंदर से पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आगे जो है हमारा सब डिटेल में मैंने आपको बताया भी था, मैं पृथ्वीराज रासो को डिटेल से पढ़ाऊंगी। तो अब यहाँ पर हमारा पृथ्वीराज रासो है, इसको अच्छे ध्यान से देखना, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से कई बार ना क्वेश्चन एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। तो इससे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। मैंने ये भी बता दिया किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने इसको हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, विषय वस्तु क्या थी इसकी, इसका विषय क्या था लिखने का, मतलब इसके जो मतलब पात्र क्या थे इसके, इसमें दिल्ली के पात्र नहीं, जो इसका मतलब विषय होता है, सब्जेक्ट क्या था इसमें, दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीरता, उनके श्रृंगार वर्णन, उनकी युद्ध वीरता, उनके युद्धों, उनके और जो उनकी पत्नी थी संयोगिता के साथ उनका जो स्वयंवर था, प्रेम का वर्णन किया गया है। इसमें अध्याय कितने थे आपको याद रखने हैं, इसमें 69 समय थे, समय भी कह देते हैं, सर्ग भी कह देते हैं, और 68 इसमें क्या थे, छंद थे। छंद, चंद्रबरदाई को छंदों का राजा कहा जाता है। और जो इसके वो है ना, एक मिनट, चंद्रबरदाई हैं, इनको छपैयों का राजा भी कहा जाता है, और उसको छपैयों का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा था। इसकी भाषा क्या थी, डिंगल और पिंगल शैली का अद्भुत मेल किया गया था। आपको ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने की पॉइंट बता दिए। विषय वस्तु क्या थी, अध्याय क्या थे, छंद क्या था, इसमें 68 प्रकार के छंद थे। और कौन कौन से छंद थे, जैसे इसके अंदर था छपैया था, तोटक था, दूहा था, गाथा था, इस प्रकार के जो छंद है उनके नाम भी आपको याद कर लेने हैं। भाषा कौन से, डिंगल और पिंगल भाषा का मेल था। उसके बाद आ जाता है बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो मैंने आपको जब हमारा एग्जाम था हमने तो बिल्कुल अच्छे से किया था, बट इसके अंदर भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। यह वीर गथात्मक न होकर एक वीर प्रदान गेय काव्य था। ये लाइन है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। इस लाइन से ना आप ना कभी जब एमसीक्यू लगाओगे तो ना आपको एज इट इज क्वेश्चन मिल जाएगा। इसमें ये भी पूछ सकते हैं बिसलदेव रासो क्या गेय काव्य है, आपको पता होना चाहिए, हाँ ये गेय काव्य है, गाने योग्य है, ये विरह प्रधान है, और ये वीरतापूर्ण नहीं है, ये एक श्रृंगारपूर्ण रचना है। इसकी विषय वस्तु क्या थी, अजमेर के राजा बिसल देव और मालवा की राजकुमारी राजमती के विवाह, और उसके क्या था, विरह और पुनर्मिलन की कथा है। यह 4 खंडों में है। और जैसे पहला खंड में ये है कि वो उन दोनों का विवाह हो जाता है। दूसरे खंड में जो बिसलदेव राजा है वो उड़ीसा की ओर अपनी पत्नी से नाराज होकर उड़ीसा की तरफ चले जाते हैं। फिर तीसरे खंड में दोनों एक दूसरे के मतलब विरह में दोनों एक दूसरे के विरह में तड़पते हैं। और फोर्थ पार्ट खंड में क्या हो जाता है, दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। तो इस प्रकार आपने सभी पॉइंट्स के मैंने आपको बता दिए हैं। इसकी विशेषता क्या थी, है हिंदी साहित्य में
इसमें हिंदी साहित्य में पहली बार 12 मास 12 महीनों का वर्णन किया गया है। सॉरी, विशेषता देखो इसकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सॉरी, 1 मिनट रुको। 12 महीनों का वीर्य का वर्णन मिलता है। रस क्या है? मुख्य रूप से श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ, मेरा एक बार ये गलत हो गया था क्वेश्चन, मुझे ये लगा कि वीरता से वीर रस होगा इसके अंदर, बट इसके क्या था, श्रृंगार रस था। तो आप इसको ध्यान रखना, बिसल देव रासो श्रृंगार रस प्रधान ग्रंथ है। अब आ गया परमाल रासो। इसका महत्व क्या? लोकमानस में सबसे लोकप्रिय वीर गाथा, ये है वीर गाथा। ये 2 भाइयों की कथा है। विषय वस्तु क्या? महोबा के 2 महान वीर, एक का नाम आला, एक का है उदल। 52 लड़ाइयों का वर्णन मिलता है। गायन परंपरा, यह वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोक काव्य है। यह वर्षा ऋतु में गाया जाता है और उत्तर प्रदेश में गाया जाता है। ये मतलब क्षेत्रीय जो मतलब गांव वगैरह में गाया जाता है। प्रसिद्ध पंक्तियां, ये इसकी पंक्तियां पूछ ली जाती हैं कई बार, ये कौन से मतलब जो रासो काव्य हैं ये कौन से ग्रंथ से है? बिसल देव रासो से है, परमाल रासो से है, खुमान रासो से है। 12 बरस लोग कुकर जीवे, अरु 13 लियो जियो सियार। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पंक्ति है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। ये आपकी परमाल रासो से आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद आता है खुमान रासो। खुमान रासो किसने लिखा था? दलपति ने लिखा था। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसमें चित्तौड़ के राजा खुमान के युद्धों का संजीव चित्रण किया गया है, विस्तार। इसमें राजाओं के वंश, वर्ण और शौर्य के विस्तृत गाथाएं हैं। भाषा राजस्थानी मिश्रित हिंदी का प्रयोग है। देखो, बस एक ही ग्रंथ है बिसल देव रासो जो श्रृंगार परक है, ठीक है, और सभी वीर रस से परिपूर्ण है। यहाँ पर आ गया हमीर रासो। हमीर रासो का विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है रणथंबोर के राजा हमीर देव व अलाउद्दीन खिलजी के युद्ध का वर्णन किया गया है। ऐतिहासिक महत्व, यदि यह मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, हाँ, जो हमीर रासो है ये मतलब मूल रूप से उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसके पद व अन्य ग्रंथों में मिलते हैं जो इसकी महत्ता को दर्शाते हैं। अब मैंने आपको इनके जो रासो काव्य के मतलब ग्रंथ थे उनके बारे में डिटेल से बता दिया है पॉइंट के साथ। आप एक बार इस वीडियो को ना रिवीजन कर लेना, आपको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट आपका ईजिली हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं अमीर खुसरो के बारे में। जो अमीर खुसरो हैं वो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण आदिकाल के महत्वपूर्ण कवि हैं। और जो अमीर खुसरो हैं, अमीर खुसरो को तोतिए हिंद कहा जाता है। इन्होंने कवियों का राजकुमार कहा जाता है। और अवधि का प्रथम कवि इसको राम कुमार वर्मा ने कहा था। इन्होंने स्वयं को तोतिए हिंद कहा है। जो अमीर खुसरो है ना, अमीर खुसरो तो इनको खिताब मिला था। और जो अलाउद्दीन खिलजी ने इनको दिया था, आपको याद रखना है अमीर खुसरो इनका वास्तविक नाम नहीं था, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया नाम था। और इसको बहुत तोती हिंदी ने स्वयं को क्या कहा है? हिंदुस्तान की तूती कहा है। और वे खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि माने जाते हैं। जो खड़ी बोली हिंदी के आदि कवि किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, वो देख लिए, पहेलियां, दोस्कून, खलिकबारी, गजल व कवाली, ये हैं इनकी प्रमुख रचनाएं। आपको इनकी पहेलियां भी याद रखनी है, जैसे एग्जाम के अंदर आ जाए तो हम अच्छे से कर लें, क्योंकि कई बार पहेलियां लिख के पूछ लेते हैं कि ये किस लेखक या कवि की हैं। उन्होंने लोकभाषा में साहित्य गरिमा प्रदान की। खड़ी बोली का सबसे पहला और सफल प्रयोग खुसरो के यहाँ मिलता है। उनकी रचनाओं में भारतीय संस्कृति और जनजीवन का गहरा जुड़ाव दिखाई देता है। आगे आ जाते हैं आदिकाल के मोस्ट इंपोर्टेंट कवि विद्यापति। विद्यापति है जो वो 1350 से 1450 इनका समय सीमा मानी जाती है। विद्यापति को मैथिल कोकिला, जो विद्यापति हैं इनको क्या कहा जाता है? मैथिल कोकिला कहा जाता है। अभिनव जयदेव कहा जाता है। इनको कवि शेखर कहा जाता है। इनको कवि कंठाहार कहा जाता है। इनको कवि रंजन कहा जाता है। खेलन कवि कहा जाता है। तो इस प्रकार जो विद्यापति हैं इसके बहुत सारे नाम हैं। वे श्रृंगार और भक्ति के अद्भुत संगम के कवि हैं। बचन सिंह ने इनको जातीय कवि कहा था। ये सभी पॉइंट में आपको जब एमसीक्यू करवाएंगे तो जब भी करवा दूंगी। तो अभी आगे इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पदावली है, मैथिली भाषा में लिखी गई है, ठीक है। और पदावली जो रचना है इसका विषय क्या है? राधा कृष्ण के प्रेम का वर्णन है। जो इनकी पदावली रचना है ना, इसके बारे में निराला जी ने, इनके जो पद है ना, इनके पदों से प्रभावित होकर निराला जी ने इनके जो पदों के बारे में ये कहा था कि नागिन की लहर कहा था इनको, भी नागिन की लहर के समान है। और जैसे और कीर्ति लता और कीर्ति पता का ये भी याद रखनी है आपने, अवहट भाषा में है। और राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन किया गया है। ये जो
पुरुष परीक्षा है ये इनकी संस्कृत भाषा में है। और भी इनकी जो रचनाएं हैं वो भी मैं आपको करवाऊंगी। साहित्यिक विशेषताएं क्या थी इनकी रचनाओं में? कोमल कांत, पदावली और संगीत का मधुर प्रभाव है। इन्होंने मैथिली भाषा को लोकप्रिय बनाया। यदि आपसे पूछ ले मैथिली भाषा में इनकी कौन सी रचना है तो पदावली इनकी मैथिली भाषा में बहुत सुप्रसिद्ध रचना है। भक्तिकालीन गीति परंपरा की नींव विद्यापति से रखी गई है। उसके बाद हम करते हैं चंद्रबरदाई से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसको, इसलिए मैं सभी राइटर का जीवन परिचय और उनकी साहित्य की विशेषताएं को साथ में लेके आई हूँ। चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के मित्र और राजकवि थे। उन्होंने हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। और रामचंद्र शुक्ल मिश्र बंधु इसको हिंदी का पहला महाकवि मानते हैं और पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य मानते हैं। प्रमुख रचना पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। इसकी साहित्यिक विशेषताएं क्या है? वीर रस की प्रेरणता, युद्धों का संजीव वर्णन देखने में ये वीर रस प्रमुख है इसके अंदर है। और छंदों का राजा किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। और सर्ग तो आपको मैंने कहा था, जो समय भी बोल सकते हैं, सर्ग भी बोल सकते हैं, वो कितने थे इसमें? 69 थे, 69 थे। उन्होंने ऐतिहासिक घटनाओं को काव्य के रूप में अमर कर दिया है। अब आ गया आदिकाल का नामकरण, विवाद व समाधान। में पहले भी करवा चुकी हूँ बट एक क्विक रिवीजन आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। आदिकाल के प्रथम काल का नामकरण सबसे अधिक विवादास्पद रहा है। इसका मुख्य कारण निम्नलिखित है। अस्पष्ट प्रवृत्तियां, जो आदिकाल है ना उस समय की जो प्रवृत्तियां वो अस्पष्ट थी। इसमें वीरता भी थी, श्रृंगार रस भी था, लौकिक साहित्य भी था, सभी का मिश्रण है, इसलिए जिससे किसी एक आधार पर नाम रखना कठिन है। प्रमाणिकता का संकट, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, क्योंकि जो पृथ्वीराज रासो है कुछ कवि और लेखक इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, कुछ अर्ध प्रमाणिक मानते हैं। अर्ध प्रमाणिक हमारे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं। अप्रमाणिक इसको रामचंद्र शुक्ल मानते हैं और प्रमाणिक इसको मिश्र बंधु मानते हैं। पृथ्वीराज रासो जैसे कई प्रमुख ग्रंथों की ऐतिहासिकता पर विद्वानों के बीच मतभेद है। भाषा का विकास, इस काल में अपभ्रंश और पुरानी हिंदी का संधि काल था। ये आपको याद रखना है कि आदिकाल में कौन सी भाषा थी? एक अपभ्रंश थी और पुरानी हिंदी का संधि काल था, जिसे नामकरण में भाषाई दृष्टि से भिन्नता आती है। विद्वानों द्वारा दिए गए अलग अलग नाम, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा था। 12 प्रमुख वीरगाथात्मक रचनाओं के आधार पर आचार्य हजारी प्रसाद ने आदिकाल कहा था। आदिकाल क्यों कहा था? साहित्य की परंपराओं में आदि प्रारंभ क्यों दर्शाने हेतु, क्योंकि वहीं से प्रारंभ हुआ था हिंदी साहित्य लेखन का और आधुनिक हिंदी भाषा का वहीं से शुरुआत होती है, तो इसलिए आचार्य प्रसाद द्विवेदी से इसको आदिकाल कहते हैं। प्लीज़ मैं थोड़ी स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ताकि आप पढ़ते समय आपका टाइम वेस्ट ना हो, और टाइम की क्या वैल्यू होती है किसी भी हाउस वाइफ के लिए, मदर के लिए मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, इसलिए मैं इसको आराम से भी पढ़ा सकती हूँ। बट आप अपने अकॉर्डिंग इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। नामकरण का आधार क्या है? कई बार इसको भी क्वेश्चन पूछा। राहुल सांकृत्यायन ने इसको सिद्ध सामंत काल कहा था। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने संधि और चारण काल कहा था। अब मैं इसको आपको स्पीड में करवाऊँ क्योंकि मैं पिछली क्लास में करवा चुकी हूँ। हजारी महावीर प्रसाद ने बीज वपन काल कहा था। क्यों कहा था ये यहाँ पर है, आप देख लेना, यहाँ से देख लेना, मैंने इसको करवा रखा। मिश्र बंधु ने आरंभिक काल कहा था, आप यहाँ से देख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना। तो अब इस पर हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। प्रमुख मतों का विवरण व विश्लेषण। वीरगाथा काल किसने कहा था? शुक्ल जी ने कहा था। क्यों कहा था? शुक्ल जी ने इस काल की वीरता प्रधान माना है। हालांकि बाद में बिसल देव रासो श्रृंगारी ग्रंथ था, धार्मिक साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य की उपस्थिति इस नाम को सीमित कर दिया, क्योंकि जो शुक्ल जी थे ना वो मानते थे कि ये वीर गाथात्मक काल है, बट इसमें तो श्रृंगारिक रचना भी थी, धार्मिक साहित्य भी था, जैन नाथ सिद्ध सभी थे, तो इसलिए इसने इस नाम को सीमित कर दिया है। और जो आदिकाल है, कई बार ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकते हैं, वीर गाथा और आदिकाल में सर्व सामान्य कौन सा है? तो इसमें यह है कि यह नाम सबसे अधिक वैज्ञानिक माना गया क्योंकि यह एक प्रवृत्ति पर निर्भर न होकर पूरे युग की व्यापकता को समेटता है। क्योंकि आदिकाल है ना पूरे युग को समेटता है, इसमें वीर, श्रृंगार, भक्ति सभी धाराओं का स्थान दिया गया है, इसलिए आदिकाल को ही हिंदी साहित्य में सर्वमान्य से स्थान दिया गया है। सिद्ध सामंत काल राहुल जी ने कहा था। यह सामाजिक और धार्मिक स्थिति को बताता है, लेकिन जैन साहित्य और लौकिक साहित्य, अमीर खुसरो आदि का समावेश नहीं हो पाता, तो इसलिए इसको भी ज़्यादा माना नहीं गया था। तो आदिकाल को ही हमारे हिंदी साहित्य में ज़्यादा मान्यता प्राप्त है।
हिंदी साहित्य के अंदर जैसे नाथ, मैंने आपको रासो काव्य करा दिया, लेखन परंपरा करवा दिया, नामकरण के ऊपर करवा दिया, और कवियों का जीवन परिचय बहुत अच्छे से करवा दिया। अब नाथ साहित्य के बारे में इम्पोर्टेंट और डीप पॉइंट आपके सामने लेके आई हूँ नाथ साहित्य के बारे में, क्योंकि नाथ साहित्य से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, और चाहे आए या नहीं आए, मेरा एक ही काम है कि सब पढ़ के जाओ, आए या ना आए। ठीक है। नाथ साहित्य का परिचय, सिद्धों का वाम मार्गी भोग प्रदान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में, जो सिद्ध थे ना, वो वाम मार्गी भोग और योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में नाथ संप्रदाय का उदय हुआ था। सिद्धों के मतलब विरोध में उत्पन्न हुआ था। आदिकाल में धार्मिक साहित्य की एक प्रमुख धारा नाथ साहित्य है। इसके प्रवर्तक किसे माना जाता है? नाथ पंथ के वास्तविक प्रवर्तक गोरखनाथ है, मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं माने जाते हैं। इन नाथों की संख्या कितनी है? 9 मानी गई। जब एमसीक्यू क्वेश्चन करोगे ना, यहीं से मिलेंगे जितने भी मैंने आपको करवाए हैं। ये नाथ साहित्य के प्रवर्तक मान लेंगे। यदि आपको गोरखनाथ मिलता है, मत्स्येंद्र नाथ मिलता है, तो दोनों में से एक कर देंगे। दर्शन यह शैव धर्म का एक रूप है। इसमें हठ और अंत साधना पर बल दिया गया है। टाइम देख लेते हैं, 25 मिनट की वीडियो हो गई। मैं तो सोच रही थी एक ही में कंप्लीट करा दूं। नाथ साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको सभी प्रवृत्तियां पता होनी चाहिए। हठ योग साधना पर बल दिया था, गुरु की महत्ता पर बल दिया था, इंद्रिय निग्रह पर बल दिया था, ब्रह्म आचारों का विरोध किया था, नारी की निंदा की थी। आपसे ये पूछ सकते हैं नाथ साहित्य ने क्या नारी की निंदा की थी? हाँ, इन्होंने नारी की निंदा की थी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। जैसे ब्रह्मचार्यों ने मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, ब्राह्मणों का कड़ा विरोध किया था। नाथों में साधना मार्ग में नारी को सबसे बड़ी बाधा माना था, इसलिए उनके साहित्य में नारी निंदा के स्वर मिलते हैं। और इनकी भाषा क्या थी? जो नाथ है उनकी भाषा क्या थी? इससे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से कर लेना। इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी के शब्दों का मेल है, जिससे संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा में खड़ी बोली, राजस्थानी, वो पंचमेल खिचड़ी आदि कहा जाता है। पर राजस्थानी पंजाबी के शब्दों का मेल है, जिसे संदूकड़ी भाषा कहा जाता है। प्रमुख नाथ और उनकी रचनाएं, जो प्रमुख, मैंने आपको देखो इनकी विशेषताएं करवा दी, नाथ साहित्य के बारे में बता दिया, और इनकी जो रचनाएं हैं अब उनके बारे में बता रही हूँ। नाथ साहित्य की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? गोरखनाथ की शबदी, पद, प्राण सांकली, आत्मबोध इनकी प्रमुख रचना है। मिश्र बंधुओं ने इन्होंने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि गद्य लेखक माना है या पद लेखक माना है। यहाँ पर गद्य लेखक माना है। किसने माना है? मिश्र बंधुओं ने माना है और गोरखनाथ को माना है। ये आ गया मत्स्येंद्र नाथ, इन्हें नाथों का गुरु माना जाता है। इनकी साधना पद्धति से ही नाथ पंथ विकसित हुआ था। यदि नाथ पंथ को विकसित किसने किया था? मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। जलंधर नाथ, ये पंजाब की ओर सक्रिय थे। इनकी साधना पद्धतियों पर गहरा प्रभाव है। इसके बाद आ जाते हैं हिंदी साहित्य का सिद्ध साहित्य। नाथ करवा दिया, अब हम करेंगे सिद्ध साहित्य। सिद्धों का परिचय। सिद्ध साहित्य का उदय बौद्ध धर्म के व्रजयान तत्व के प्रचार प्रसार से हुआ है। जो सिद्ध साहित्य, इसका उदय कहाँ से हुआ है? व्रजयान तत्व के प्रचार प्रसार से हुआ है। सिद्धों को ने जनभाषा में अपनी शिक्षाओं का काव्यबंध किया। जनभाषा मतलब जो लोगों की भाषा थी उसमें अपने साहित्य को लिखा है। अपभ्रंश पुरानी हिंदी में, कौन सी भाषा में लिखा है? अपभ्रंश पुरानी हिंदी में। इनका समय क्या था? 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है। संख्या कितनी थी? 84 थी। और आपने याद रखना है, जो नाथ थे उनकी संख्या कितनी थी? उनकी संख्या 9 थी। और जो सिद्ध है इनकी संख्या 84 है। क्षेत्र, भारत का पूर्वी भाग, आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट रखना है। कई बार ना 3-4 लाइन का क्वेश्चन आ जाता है और आपको असंगत पूछ लेते हैं। एस्टेट की ये खासियत रहा है कि असंगत ज्यादा पूछता है। तो आपको याद रखना है सिद्ध कहाँ थे? सिद्ध थे पूर्व भाग में। पूर्व भाग हो गया हमारा बिहार हो गया, असम हो गया, बंगाल हो गया। ठीक है, तो उस टाइप से आपको याद रखना है कि पूर्वी भाग बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम, ये सभी हो गए। तो इस साइड क्या थे? सिद्धों का मतलब जो था पूर्वी भाग में इनका ज्यादा विस्तार था। प्रमुख विशेषताएं व प्रवृत्तियां। अब हम करेंगे सिद्धों की जो प्रवृत्तियां क्या थी, इनके अंदर विशेषता क्या थी, मतलब इनके अंदर एडवांटेज क्या थी। ठीक है,
पंडित और शास्त्रों का विरोध, इन्होंने जो पंडितों और शास्त्रों का विरोध किया। सिद्धों ने वेदों और शास्त्रों का रटंत ज्ञान कटु आलोचना की और आत्म ज्ञान को प्रधानता दी। आपसे पूछ सकते हैं तो किसको प्रधानता दी? आत्मज्ञान को प्रधानता थी। गुरु की महिमा नाथों ने भी मानी है और सिद्धों ने भी मानी है। सिद्धों ने गुरु को मोक्ष का मार्ग दिखाने वाला सर्वोच्च मार्गदर्शक माना है। कबीर ने भी गुरु की महिमा को माना है। महासुखवाद सिद्धों में मिलता है। इनकी साधना का चरम लक्ष्य है महासुख प्राप्त करना था, जो शून्य में लीन होने की अवस्था है। जाति पाति का खंडन किया है इन्होंने। कबीर पर आगे जाकर सिद्ध और नाथों का प्रभाव है और यहीं से सेम ही प्रवृत्तियां मिलती हैं हमें कबीर की। जाति पाति का खंडन, संध्या भाषा, आपको याद रखना नाथों की भाषा कौन सी थी? संदुकड़ी भाषा, और इनकी भाषा कौन सी थी? संध्या भाषा। इन्होंने प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक भाषा का प्रयोग किया। प्रतीकात्मक और रहस्यात्मक भाषा का प्रयोग किया जिसके दोहरे अर्थ निकलते हैं। प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। अब हम पढ़ेंगे पर जो प्रमुख सिद्ध कौन थे और उनकी रचनाएं कौन कौन सी थी। सरप्पा थे, इनको राहुल सांकृत्यान ने पहला कवि माना है। हिंदी का प्रथम कवि माने जाते हैं। किसने माना? राहुल सांकृत्यान ने। इनकी रचना क्या थी? दोहा कोश। सबरप्पा ने क्या लिखा है? चर्यापद। मोह माया का त्याग और सहज जीवन पर बल दिया। लुईयप्पा 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान है, आपको याद रखना है। सर्वोच्च स्थान किसका है? लुईयप्पा का है। डोम्बियप्पा 21 ग्रंथों की रचना की। और कणप्पा सिद्धों में सबसे बड़े विद्वान और पंडित। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, सिद्धों में 84 में सर्वोच्च स्थान तो लुईयप्पा का है। और सबसे बड़े विद्वान